सबको नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका और मैं श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कालेडी की द्वितीय वर्ष शोध छात्रा हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है हिंदी दलित स्त्री आत्मकथाओं में सामाजिक जीवन एवं संघर्ष। और अ, मैं अपना पर्चा प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। दलित वे लोग हैं जिन्हें भारतीय समाज में जाति पात के आधार पर मानवीय अधिकारों से वंचित रखा जाता है। दलित साहित्य इन हाशिए पर पड़े लोगों के बीच उभरी नई चेतना की उपज है। दलित साहित्य परिवर्तन का साहित्य है, मात्र सवर्ण की तुलना में नहीं। अपने ही लोगों में निहित हीन भावना को मिटाना दलित साहित्य का ध्येय है। इसलिए दलित लेखक साहित्य की हर विधा को एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। आत्मकथा इसके लिए उपयुक्त विधा है। आत्मकथा में दलित जनता के तमाम दर्द और विद्रोह एक साथ रेखांकित किए गए हैं। दलित पुरुष की तरह दलित महिला आत्मकथाकार भी अपना अतीत समाज के सामने प्रस्तुत करती है। प्रत्येक दलित स्त्री को घर के अंदर और बाहर दोनों जगह शोषण का सामना करना पड़ता है। इसलिए दलित महिला की आत्मकथा का भावात्मक पक्ष काफी तीव्र है। वर्तमान में 20 से ऊपर हिंदी दलित आत्मकथाएं प्रकाशित है। इसमें दलित स्त्रियों की आत्मकथा आधे दर्जनों से अधिक है। दलित पुरुष तथा दलित स्त्रियों ने अपने विगत अनुभवों को आत्मकथा के रूप में लिपिबद्ध करने पर उनमें दलित स्त्री आत्मकथाएं में एक अलग ध्यान अपने ऊपर खींचती है, क्योंकि दलित स्त्री को स्त्री होने का, दलित होने का और गरीब होने का तिहरा संताप एक साथ झेलना पड़ता है। गैर दलित पुरुषों के लिए वह उपभोग की सामग्री है, तो गैर दलित स्त्रियां तिरस्कार योग्य समुदाय स्वयं दलित पुरुषों की निगाह में उसे गैर बराबर मानती है। समाज में दलित स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दर्दनाक है। हिंदी साहित्य में दलित आत्मकथा की बीज निश्चय ही मराठी साहित्य से ही मिली है। मराठी में लिखित दलित स्त्री आत्मकथाएं दिल को दहलाने वाली सच्चाई से साक्षात्कार करता है। हिंदी में दलित स्त्री आत्मकथाओं की शुरुआत दोहरा अभिशाप नाम से कौशल्या बैसंद्री ने की थी। मूल रूप में हिंदी में लिखित इस आत्मकथा की लेखिका एक मराठी भाषी थी। इसके बाद सुशीला टागोरे की शिकंजे का दर्द, रजनी तिलक की अपनी सेमी अपना आसमान, कावेरी की टुकड़ा टुकड़ा जीवन, अनीता भारती की झूठे पन्नों की उड़ान, कौशल पंवार की बवंडरों के बीच तथा सुमित्रा महरौल की टूटे पंखों से परवास तक आदि आत्मकथाएं प्रकाशित हुई है। प्रत्येक दलित स्त्री आत्मकथाएं केवल दलित आत्मकथा या दलित स्त्री आत्मकथा के रूप में संकुचित नहीं है, बल्कि यह आशयकृत समाज के सिसकियों से बनी दस्तावेज है। प्रत्येक दलित का प्रथम और आखिरी शत्रु जाति ही है। जीवन भर दलित और जातिवाद के प्रतिद्वंद चलता रहता है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जिसे दलित को जाति के दंश का सामना न करना हो। तमाम दलित आत्मकथाओं में पहले लेखक अपनी जाति के लोगों का सामाजिक जीवन का परिचय बेबाक रूप में दर्शाया गया है। सभ्य समाज जिस क्षेत्र की तरफ उठकर देखना नहीं चाहते हैं और नाक में उंगलियां रखे बिना नहीं चल सकते, ऐसी जगह इनके जीवन क्षेत्र थे। वहां बुनियादी जरूरतों की बात करना ही व्यर्थ ठहरता है। दलितों की नियति में यह स्थिति ब्राह्मणवाद ने जोड़ दिया था। ब्राह्मण ग्रंथ में धर्म ग्रंथ के आधार पर दलितों के जीवन क्षेत्र गांव के बाहर जंगल के निकट होनी चाहिए, जिसे वे अपनी नसीब मानकर जीते हैं। स्वतंत्र भारत में हर भारतीय जनता को अपना मौलिक अधिकार प्राप्त है, किंतु अपने मानवाधिकार के यह अधिकार की बात दलितों के हाथ से वंचित की गई है। दलित समाज में नाम बिगाड़ कर रखने की प्रथा प्रचलित है, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा था कि दलितों का नाम घृणास्पद होना चाहिए। कौशल्या बैसंद्र बताती है कि मेरा नाम भी खराब सा रखा, कचेरी मतलब कूड़ा करकट। एक और खुद का नाम अजीब से, दूसरी तरफ रिश्ते संबंधों को बुलाने के लिए भी इन्हें अलग नाम निर्धारित किया था। कौशल पंवार का कथन है, पिताजी को हम सब चाचा चाचा ही कहा करते थे। सभी दलित आबादी अपने पिता को चाचा, काका, बाबू आदि नामों से पुकारती थी। पिता और पापा शब्द तो पढ़े लिखे लोग ही
बोला बोला करते थे, ऐसा साबित हो गया था। इसके अतिरिक्त जातिवाद को मानने वाले हर व्यक्ति दलित को उनके जाति के नाम से पुकारते थे, जैसे चमारिन, चूखड़े आदि। हर आत्मकथा भारत के विभिन्न जाति की दुर्दशा को रेखांकित करती है। दलित एवं उनसे जुड़ी हर समस्या के मूल कारण जाति ही है। जाति विरासत में मिली है। सवर्ण समाज में जाति ही योग्यता दी और जाति ही दलित की अयोग्यता भी। आत्मकथाकार जिन परिवेश में या जिन गांव बस्ती में उनका जीवन गुजारा हुआ था, वहां जातिवाद सामान्य बात थी। यहाँ जाति का कोप सरेआम में प्रत्यक्ष रूप में होता था, किंतु दलित आत्मकथा में यह बात साफ होती है कि जाति के मामले में न गांव न शहर, दलित जहां भी जाया करते उनके प्रति लोगों की मानसिकता वही होती है। शहर के लोगों की बनावटी पूर्ण आचरण के बारे में सुमित्रा महरोल का कथन है, शहरी परिवेश में दलित उत्पीड़न का स्वरूप बाह्य न होकर आंतरिक है, प्रत्यक्ष दिखाई ना पड़ता। शहर के तथाकथित शिक्षित सवर्ण जानते हैं कि जातिगत आक्षेप उन्हें मुसीबत में डाल सकते हैं, क्योंकि कानूनन जातिगत भेदभाव अपराध है। सुमित्रा महरोल दिल्ली में रहने वाली थी। शिक्षित एवं नौकरीशुदा व्यक्ति द्वारा उनके समाज शिक्षित कामकाजी दलितों के साथ इस प्रकार के पूर्वाग्रह पूर्ण व्यवहार निश्चय ही इस तरह सोचने के लिए विवश करती है कि ब्राह्मणवादी के जड़ को हिलाने में न जाने कितने समय हमें लगेंगे। दलित समाज अगर किसी चीज के लिए वर्तमान में भी संघर्ष कर रही है तो निश्चय ही वह शिक्षा को लेकर है। शैक्षिक क्षेत्र पूर्ण तथा ब्राह्मणवाद के हाथों पर ही है। कठिन जाति के भेदभाव को दलित बच्चों को झेलना पड़ती है। स्कूल में अध्यापक वर्गों द्वारा दलित एवं सवर्ण बच्चों के बीच भेदभाव दिखाया जाता था। सुशीला टाकभोरे ने कहती है कि अध्यापक सवर्ण बच्चों को टाट पट्टी बिछाकर बिठाने पर दलित बच्चे कभी दूर खड़े होते, नहीं तो पीछे फर्श पर बैठ जाते हैं। कौशल पंवार ने भी भेदभाव के एक अलग रूप को अभिव्यक्ति दी है। उनके समय में दलित बच्चों को नील रंग की वर्दी और गैर दलित बच्चों को सफेद रंग की वर्दी पहना पड़ता था। यथार्थ में इस अन्याय के पीछे एक ही मकसद रहा था कि सवर्ण नहीं चाहते ही अपने और दलित बच्चों के बीच कभी किसी भी बात में बराबरी हो जाए। भेदभाव से दूसरे ही जाति का खुलासा होता था। इसके दुष्परिणाम यह हुआ कि दलित बच्चों को पानी की बूंदे तक अप्राप्य हो गई। असल में छुआछूत के कारण वे खुद भी अपना प्यास बुझाने में असमर्थ थे। समाज में ब्राह्मणवाद का ही वर्चस्व था। उनका वर्चस्व केवल जमीन पानी जैसे विषयों में ही नहीं रहा, भाषा पर भी उन्होंने अपना अधिकार जमाया था। पौराणिक समय से लेकर संस्कृत को देववाणी मानकर दलित तथा शूद्रों को इससे दूर रखा गया था। जब कौशल पंवार ने संस्कृत पढ़ने की बात रखी, अध्यापक सुरेंद्र शास्त्री जवाब देता है कि संस्कृत तुम्हारे बस की नहीं है, और वैसे भी तुम्हें घरों का गोबर एवं कूड़ा कचरा ही तो उड़ाना है। जितना पढ़ रही है उतना बहुत है। जिस प्रकार पूर्व काल से लेकर संस्कृत भाषा पर सवर्ण अपना हक दिखाते थे, उसी की भांति वर्तमान में अंग्रेजी भाषा और दलित के बीच मनमुटाव होने लगेगा। अनिता भारती का कथन है, हम इतिहास में पढ़ते हैं कि एक समय ऐसा था जब दलितों के लिए संस्कृत पढ़ना घोर अपराध होता था। ऐसा करने पर उनके कान में पिघला शीश डाल दिया जाता था। यही मानसिकता आजकल अंग्रेजी भाषा के लिए देखी जाती है। आज भी अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों के मन में यह ब्राह्मणवादी पूर्वाग्रह होता है कि अंग्रेजी गरीब, दलित और कालों की भाषा नहीं है। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में जातिवाद का आतंक फैला है, उसके अनुरूप कामकाज के क्षेत्र में भी जातिवाद के दुष्प्रभाव से घिरे हुए हैं। जाति लोगों को विरासत में मिली थी और जाति के आधार पर नौकरी भी मिलती थी। प्रत्येक जाति के लिए परंपरागत रूप में एक काम निर्धारित था, अतः व्यक्ति जिस जात में जन्म लेता है उस जात के पारंपरिक पेशा करने के लिए लोग मजबूर थे। वर्तमान दौर तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का है।
परंतु आज भी दलित गंदे घिनौने काम पर अटके हुए हैं। सुशीला टाकबोरे का कथन है, मैंने सुना था देश तरक्की कर रहा है, देश का तकनीकी विकास हो रहा है, लेकिन इसका लाभ हमारे घर परिवार को नहीं मिला। हमारे जाति समुदाय के लोग गरीबी और भूख से जूझते हुए अपना पैतृक रोजगार करते रहे। उनके रोजगार में तकनीकी सुधार नहीं हुआ था। असल में दलित को अपनी स्थिति को सुधारनी है तो जातिगत भेषे को छोड़ना पड़ेगा। इनके सारे पद दलित स्थिति का इस परंपरागत काम से जुड़ी हुई है। अपमानजनित काम को दलित वर्ग पूरी निष्ठा के साथ करते आए हैं। अपनी सुरक्षा एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में न रखकर दिन रात उन्होंने खूब मेहनत की, फिर भी सवर्ण वेतन के मामले में इनके साथ धोखा दिया। कभी उचित वेतन न देकर, कभी बेकार में इन्हें काम करवा कर। हर एक को जीने का अधिकार है, लेकिन दलित स्त्रियों के लिए अधिकार नहीं के बराबर है। एक और जाति में दलित होना तथा दूसरी तरफ लिंग में स्त्री होना इनके ऊपर शोषण को बढ़ा दिया। शोषक वर्ग की कोटि में अपने तथा बाहर के लोग शामिल है। जब हिंदी में पहली दलित स्त्री आत्मकथा सामने आई तब उन्होंने भी इस दोहरे अभिशाप को भी समाज के सामने रखी थी। दलित समाज के लोग सवर्ण समाज की तरह पितृसत्तात्मक व्यवस्था का पालन करने वाले थे। इनके कारण लिंगगत असमानता दलित घरों की माता पिताएं अपनी बहु बेटियों के साथ दिखाती थी। टूटे पंखों से प्रवास तक नामक आत्मकथा की लेखिका सुमित्रा महरोल ने लिंगगत भेदभाव की त्रासदीपूर्ण स्थिति का चित्रण अपने आत्मकथा में रेखांकित किया है। अपने बचपन में सुमित्रा महरोल को पोलियो हो गई थी। माता पिता ने कुछ समय तक तो इलाज किया, किंतु तत्कालीन परेशानियों को ध्यान में रखकर इलाज बंद करवाया, क्योंकि उन लोगों के पास ध्यान रखने तथा लाड प्यार करने के लिए एक बेटा भी था। घर में माँ बाप को जितने भी लड़कियां हो, किंतु उनके लिए बेटा होना वे जरूरी समझते हैं। समाज में जिन माताओं को बच्चे नहीं थे, उन माताओं को पति तथा समाज एक साथ दोषी ठहरते थे। घर में लड़कियों को मान्यता मिले या नहीं, माँ बाप के बोझ को वे बचपन से हल्का कर देती थी। जातिगत शोषण के अलावा पर्दे के पीछे और बाहर बलात्कार का शिकार होना निश्चय ही एक बड़ी समस्या थी। पुरुषों में भरी काम भावना के कारण पुरुष स्त्री को एक भोग वस्तु के अलावा नहीं समझते थे। हिंदी में लिखित संपूर्ण दलित आत्मकथाओं में बलात्कार के प्रसंग आते हैं, किंतु उनमें कावेरी की आत्मकथा टुकड़ा टुकड़ा जीवन में अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचारों को स्पष्ट किया गया है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के बीच दलित स्त्रियां तड़प रही है। घर के बाहर से ज्यादा अंदर यानी पारिवारिक जीवन में दलित स्त्रियां अत्याचार सह रही है। यही एक वास्तविकता है कि घर के बाहर दलित स्त्रियों की आवाज को ऊंचे करने वाले एवं उनके हक के लिए लड़ने वाले दलित पुरुष ही अपनी ही पत्नी के साथ निर्ममता के साथ व्यवहार करते हैं। कौशल्या बाईचंद्री के पति देवेंद्र, सुशीला टाकबोरे के पति टाकबोरे तथा कावेरी के पति दयानंद बटोही आदि इस रूप में दृष्टव्य है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि दलित स्त्री आत्मकथा के माध्यम से दलित एवं स्त्री चेतना उभर कर आती है। इसमें दलित समाज का संघर्ष नजर आता है। उस संघर्ष में दलित स्त्री की एक अलग ही छवि सामने आती है। पहले पुरुष एवं जाति प्रथा समाज में अशिक्षा, भूख, शारीरिक पीड़ा एवं मानसिक यातनाओं के बीच स्त्री अपने अस्मिता एवं अस्तित्व की तलाश करती थी। आज स्त्री की मानसिकता अत्याचार सहने की स्थिति से अत्याचारियों को ललकारने के रूप में परिवर्तित हुई है। स्त्री आत्मकथा होने के बावजूद भी इसमें समाज का यथार्थ झलकता है। नियम व्यवस्था तथा न्यायालय को इन पर गौर रखने की अनिवार्यता है। लोगों के मन में व्याप्त जातिवाद तोड़ना आसान नहीं है। दलित समाज अपनी कथन एवं कर्मों द्वारा समाज में सुधार लाने की वस्तुता में है। वस्तुतः एक बात कह सकती है कि इन सारी आत्मकथाओं में नए युग के आगमन की प्रतिध्वनियां गूंजती है। बस इतना कहकर मैं अपनी चंद शब्दों को यहाँ समेटती हूँ। धन्यवाद।